हमारा हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। जैसा कि हम लोग 9 बजे डेली ग्रुप डिस्कशन करते थे स्पीडी रेलवे सामान विज्ञान का और स्पीडी रेलवे सामान अध्ययन का, और इसका पेज नंबर 6 होमवर्क डाले थे। ऐसे होली में छुट्टी के कारण बहुत दिनों तक ग्रुप डिस्कशन बंद था, तो फिर आज से स्टार्ट करते हैं और कल से टाइमिंग चेंज किया जाएगा, क्योंकि 9 बजे रात को बहुत सारा कठिनाइयाँ होती है, बहुत सारे लोग जो है नहीं आ पाते हैं। तो कल से 6 बजे शाम को 6 बजे ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा। और ऐसे 2-3 दिन गला जो है मेरा बजा रहने के कारण हम बोल नहीं पा रहे थे सही से, इसलिए थोड़ा सा इस कारण भी हम लोग ग्रुप डिस्कशन को रोके हुए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 6, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे क्यूज में सिर्फ क्यूज का आप बात सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप सब पहले नंबर रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 6, उसमें है भारत का बाघ या टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा और हर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एसएससी जीडी हो गया, बिहार दरोगा हो गया और बिहार पुलिस हो गया, हर एग्जाम में आता है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बोलिएगा आप लोग, मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग जो बाघ टाइगर रिजर्व है किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। मानस, नामेरी और काजीरंगा और ओरांग, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? असम में। नाम दफा और पक्के और कमलंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है, नाम बताइएगा। नाम दफा, पक्के और कामलंग, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, नागा अर्जुन सागर और श्री सैलम बाघ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो कि वाल्मीकि है। ये याद रखिएगा आप लोग, बिहार के संदर्भ में बहुत सारा पूछा जाता है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हर बार आता है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिहार में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरावती और अचन कमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में। इंदिरावती और अचन कमार, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उदंती और सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कुल 5 टाइगर रिजर्व है, अभी देख लीजिएगा। इंदिरावती, अचन कुमार और उदंती, सीता नदी और गुरु घासीदास, ठीक है। गुरु घासीदास 53वां टाइगर रिजर्व है। गुरु घासीदास 53वां टाइगर रिजर्व है। और वर्तमान समय में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या 54 है, लेकिन 55 दिखा रहा था, लेकिन अभी वर्तमान समय में 54 है, ठीक है। तो 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो गुरु घासीदास, जो कि किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पलामू, झारखंड, ठीक है। और डम्फा टाइगर रिजर्व, डम्फा मिजोरम, ठीक है। डम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम। पलामू टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, उदंती और सीता नदी टाइगर रिजर्व, नाम दफा और पक्के कामलांग अरुणाचल प्रदेश। मानस, नामेरी, काजीरंगा ओरांग असम। नागा अर्जुन सागर श्री सैलम आंध्र प्रदेश। इसी तरह से आप लोग को दिमाग में सेट रखना, ताकि कहीं से भी टाइगर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन आए तो आप लोग वहाँ सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स किस राज्य? राजस्थान में। तो रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान। रामगढ़ गिरधारी, देखिएगा वहाँ फोन आया किसका, देख लीजिए, मतलब साइलेंट नहीं किया था, इसलिए इसके लिए सॉरी। फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको वीडियो को पुश नहीं किया था, वीडियो डायरेक्ट ऑन है ना, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा कहाँ है? राजस्थान। रामगढ़ गिरधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान। रामगढ़ गिरधारी राजस्थान। रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स राजस्थान। तो और 53वां टाइगर रिजर्व जो बताए थे गुरु घासीदास है, ठीक है। और 52वां टाइगर रिजर्व जो है रामगढ़ गिरधारी। रामगढ़ गिरधारी किस राज्य में है? राजस्थान में। उसके बाद देखिएगा, बांदीपुर, भद्रा, नागरहौल किस राज्य में? तो बांदीपुर, नागरहौल, बनेरघट्टा सब है कर्नाटक में, ठीक है।
डांडेली, अंसी या काली, ये भी कर्नाटक में स्थित है। बिलीगिरी रंगनाथ, ये भी कर्नाटक में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, बनेरघट्टा, डांडेली, अंसी या काली या बिलगिरी रंगनाथ किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। ठीक है। उसके बाद अगला देखिएगा, पेरियार परमीविकुलम किस राज्य में? तो पेरियार केरल में है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, ये सब मध्य प्रदेश में। पेच मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी पेच पूछे तो मध्य प्रदेश, और सिर्फ पेच पूछे तो महाराष्ट्र। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इंदिरा प्रियदर्शनी पेच किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। सतपुरा और संजय धुबरी मध्य प्रदेश में। ठीक है। मेलघाट, पेच, सहादरी, बोर, मेलघाट या भोरघाट जो भी आता है तो महाराष्ट्र में है, इसलिए मेलघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। पेच कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन पेच जो है इंदिरा प्रियदर्शनी पेच है मध्य प्रदेश में, और सिर्फ पेच पूछे तो महाराष्ट्र। ठीक है। या ऑप्शन के अनुसार अगर मध्य प्रदेश नहीं दिया हुआ रहेगा तो महाराष्ट्र मारेंगे, या महाराष्ट्र दिया नहीं रहेगा तो मध्य प्रदेश मारेंगे। ठीक है। तो मेलघाट, पेच, सहादरी, बोर किस राज्य में? महाराष्ट्र में। तड़ोबा, अंधेरी, नावेगांव, नागजीरा किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। तड़ोबा, अंधेरी, नावेगांव और नागजीरा महाराष्ट्र। दुधवा, पीलीभीत और आमनगढ़ उत्तर प्रदेश। तो दुधवा, पीलीभीत, आमनगढ़ उत्तर प्रदेश। अब बिहार का टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। वाल्मीकि, मात्र एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, जिम कार्बेट या राजा जी किस राज्य में? उत्तराखंड में। ये कि जो कि यह सबसे पहला था जिम कार्बेट का नाम बदलकर अभी राजा जी रखा गया। उसका रामगंगा नेशनल पार्क शायद। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सुंदरबन और बुक्सा किस राज्य में? सुंदरबन और बुक्सा पश्चिम बंगाल में। कबर और अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो तेलंगाना। कबर और अमराबाद तेलंगाना में। ठीक है। सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में। तो सिमलीपाल तो सबको याद रहता है, लेकिन सतकोसिया याद नहीं रहता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सतकोसिया भी ओडिशा में। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, कालकड़ और मुंडनथुरुई और अन्नामलाई किस राज्य में है? तमिलनाडु। ठीक है। कालकड़ और मुंडनथुरुई और अन्नामलाई जो कि तमिलनाडु में। मधुमलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में। श्री बिल्ली पुथूर मेघामलाई किस राज्य में है? तो तमिलनाडु। देख रहे हैं, तमिलनाडु का नामे से अलग लग रहा है। ठीक है। इसका नाम से ही पकड़ लीजिएगा कि किस राज्य में। और ये श्री बिल्लू पुथूर मेघामलाई जो है 91वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है। तो वर्तमान में 54 टाइगर रिजर्व है। ठीक है। 53वां गुरु घासीदास है, 52वां रामगढ़ बीजधारी है, और 91वां जो है श्री बिल्ली पुथर मेघामलाई है, और 54वां भी राजस्थान का कालेरी ऐसे करके कुछ है। अभी देख लेंगे, उसके बाद उसका अभी याद नहीं है, फिर भी हम देखकर बता देंगे। ठीक है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 2967। तो भारत में, पूरे भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 2967 है। ठीक है। बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? भारत के किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक संख्या है? मध्य प्रदेश है। ठीक है। भारत के कुल कितने राज्यों में बाघ पाया जाता है? 18 राज्यों में। ठीक है। भारत के कुल कितने राज्यों में बाघ पाया जाता है? 18 राज्य में। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइगरिस। ठीक है। या पैंथेरा टाइगर्स भी बोल सकते हैं आप लोग। तो ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है, जो कि हर बार पूछा जाता है। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइगर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। दिवस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए दिवस जितना भी है आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, भारत में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? 54 है। इसमें 53 दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में 54 है। ठीक है। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कार्बेट है, जो कि हम उत्तराखंड में है। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कार्बेट। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1973 को हुई। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व
कौन सा? नहीं, नागार्जुन सागर श्रीशैलम में, जो कि किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब जमीनी की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में, जिसका नाम है बोर टाइगर रिजर्व। तो बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और ये क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, बाघों की संख्या के अनुसार जो है जिम कॉर्बेट सबसे बड़ा है। ठीक है, बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि जो बाघों की संख्या सबसे ज्यादा किस बाघ रिजर्व में या बाघ या टाइगर रिजर्व में पाया जाता है? तो जिम कॉर्बेट रिजर्व में, और सबसे बड़ा भी है। उसके बाद देखिएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन आता है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश श्रृंखला। ठीक है, अब आइए जनगणना में चलते हैं। ठीक है, जनगणना दिया हुआ है, और 2011 की जनगणना के अनुसार ही, जोर से आवाज समझा ने, 2011 के जनगणना के अनुसार ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जनगणना वर्तमान में हुआ नहीं है, इसलिए 2011 के जनगणना के अनुसार हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में। क्वेश्चन सुनिएगा गौर से, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, 1872 में भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड मेयो था। ठीक है, इसलिए भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब? 1881 में, लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, तो नियमित जनगणना पूछे तो 1881। और भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? 72। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951, यानी भारत आजादी होने के बाद पहली जनगणना कब की गई? 1951 में। और जनगणना का महान विभाजक वर्ष, यानी मतलब उस समय जो है जनसंख्या वृद्धि दर घटी थी, इसलिए महान विभाजक वर्ष उसे कहा जाता है। तो 1921। यही पूछेगा, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951, यानी कम, थोड़ा बहुत था। ठीक है, और 1921 में महान विभाजक, यहाँ उस समय जनसंख्या बहुत सी कम गई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, जनगणना का संबंधित अनुच्छेद कौन सा? 246 है। तो जनगणना के संबंधित अनुच्छेद है 246। अब बताइएगा, जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921। ठीक है, और लघु विभाजक वर्ष 1951। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिएगा, जनगणना विषय में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। जनगणना का विषय जो है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, उसके बाद यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, जनगणना की अवधि कितने वर्ष पर किया जाता है? प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की अवधि किया जाता है। जैसे देखिएगा, 1881 में हुआ, फिर 1891, इस तरह से होगा। उसी तरह 2011 में हुआ, तो 2021 में होना चाहिए था, लेकिन कुछ कारण अभी नहीं हुआ है, नया जनगणना नहीं आया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, साउंड ले रहा है क्या? ठीक है, आज गला बजा रहने के कारण थोड़ा सा बोल्ड आवाज में नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा साउंड स्लो आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, इधर समझे ना, यहाँ लाइव हो रहा है। ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी या जननांकी। ठीक है, 2011 का जनगणना का क्रम जो है, 2011 का जनगणना का क्रम देश के केमी है 15वीं, और स्वतंत्र भारत का 17वीं, यानी जिस समय से जनगणना हो रहा है तो अभी तक 15वीं, और भारत आजाद होने के बाद 7वीं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? यानी आदर्श वाक्य
हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी ठीक है, हमारी जनगणना हमारी भविष्य। और जनगणना का शुभांकर कौन था? तो परगणक शिक्षिका, ठीक है। जनगणना का शुभांकर कौन था? ये जो है। और प्रथम जनगणना का कमिश्नर कौन था? तो डब्ल्यू पॉल्डेन, ठीक है। शुभांकर पूछे तो शिक्षिका याद रखिएगा, ठीक है। और कमिश्नर पूछेगा तो पॉल्डेन याद रखिएगा, डब्ल्यू पॉल्डेन, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? तो R.A. गोपाला स्वामी। ध्यान से सुनिएगा इसको। स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? तो R.A. गोपाला स्वामी, ठीक है। उसके बाद 2011 के जनगणना आयुक्त कौन है? तो C. चंद्र मौर्य। प्रथम जनगणना आयुक्त गोपाला स्वामी और 2011 के जनगणना आयुक्त C. चंद्र मौर्य, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? 1931 में। वर्तमान में समय में बिहार में भी जाति जनगणना हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? 1931 में। उसके बाद देखिएगा, दिवस फिर यहाँ आता है। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। और कुल 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या भारत का कितना है? नहीं, कुल जनसंख्या कितना है? मतलब 121 करोड़, ठीक है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। लेकिन वर्तमान समय में चीन को पछाड़कर भारत 1 नंबर पे पहुंच गया, लगभग 143 या 42, जो भी आंकड़ा अभी कंफर्म नहीं हुआ। इसलिए ध्यान रखिए, ये 2011 के अनुसार है और 2011 के अनुसार ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए 2011 इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना है? 121 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग, यानी भारत में विश्व में जो है भारत का जनसंख्या का कितना भाग? 17.5%। और पुरुष जनसंख्या भारत में कुल कितना है? तो 62.32 करोड़। इसको याद रखिएगा, 62 करोड़ सीधा याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत में कुल पुरुष जनसंख्या कितना है? 62.32 करोड़ है। लेकिन आप लोग को याद रखने के लिए सीधा 62 याद रखना। और महिला जनसंख्या कितना है? 58.75 है, ठीक है। यही परसेंटेज में इसका पूछा जाए तो 51% जो है पुरुष की जनसंख्या है और महिला की 48%, ठीक है। 62 करोड़ पुरुष की जनसंख्या और 58 करोड़ महिला की जनसंख्या। और परसेंटेज में पूछा जाए तो 51% पुरुष और 48% महिला, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और 10वीं वार्षिक वृद्धि दर कितना है? यानी हर 10 वर्ष में कितना वृद्धि दर है? 1.64% या 17.7%, ठीक है। 10वीं बोले तो 17.7 और वार्षिक बोले तो 1.64। इसको ध्यान रखिएगा, हर 10 वर्ष में 17.7% और 1 वर्ष में 1.64%, ठीक है। इसको याद रखिएगा। कुल साक्षरता दर भारत में कितना? 73%। भारत में यानी महिला और जेंट्स बच्चा सभी को मिलाकर कितना साक्षरता दर है? 73%। और सिर्फ पुरुष साक्षरता दर पूछे तो 80%, ठीक है। और महिला साक्षरता दर पूछे तो 64%। तो पुरुष साक्षरता दर 80% और महिला साक्षरता दर 64%। इसको याद रखिएगा। कुल साक्षरता दर 73%, महिला पुरुष बच्चा बूढ़ा सभी को मिलाकर 73%। और पुरुष साक्षरता दर 80%, महिला साक्षरता दर 64%, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 1000 पुरुष पर 943 महिला, यानी भारत में लिंगानुपात जो है 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं, ठीक है। तो भारत में कुल वर्तमान समय में 1000 पर 2011 के अनुसार 1000 पर 943 महिला है। बाकी क्या करेगा सब लोग उसका अलग बात है, लेकिन 9043 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष में आता है 919 है, ठीक है। और जनसंख्या भारत में 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो केरल में, वहाँ पे 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ? केरल में। और सर्वाधिक साक्षरता भी कहाँ है? तो केरल में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा में, वहाँ पे 1000 पुरुष पर 879, ठीक है, 79 महिला है। इसको ध्यान रखिएगा। और केरल में सबसे ज्यादा है लिंगानुपात 1084 महिला है,
और सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात, केंद्र शासित राज्य तो आप लोग जानते होंगे, तो सुनिए सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात, जिस तरह केरल है केरल, उसी तरह इसमें है पुडुचेरी, पुडुचेरी या पांडिचेरी जो भी बोलिए आप लोग। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पांडिचेरी और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व दीव। तो सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पांडिचेरी, ठीक है, और न्यूनतम केंद्र शासित दमन व दीव। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में? बिहार राज्य। यहाँ पे जो है बहुत मतलब बहुत सारा जनसंख्या है, जो कि एक किलोमीटर में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास यहीं करती है। इसलिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, इस तरह से होगा। तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। और भारत में कुल कितनी जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति का वर्ग किलोमीटर है? 382। और बिहार में 1106, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में, जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करता है। और बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1106, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। पूरा भारत में 382, इसलिए इस तीनों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का, 2011 के अनुसार, यानी 20 करोड़, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम का 6.11 लाख। और न्यूनतम केंद्र शासित जन घनत्व जो है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में जो है जनसंख्या बहुत न्यूनतम है और वहाँ घनत्व भी सबसे कम है। बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि श्रीलंका के बगल में पाया जाता है, भारत के नीचे क्षेत्र में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या, यानी कौन सा केंद्र शासित राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है? तो दिल्ली, ठीक है। और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है केरल की साइड में इधर है, ठीक है, वहाँ सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद देखिएगा एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है नागालैंड। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ की जनसंख्या वृद्धि नहीं हुआ, घटी, ठीक है। और सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है? तो केरल में। कितना परसेंट? 94%। तो 100% में जो है 94% वहाँ के लोग साक्षर है, सब पढ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए केरल विकसित है। लिंगानुपात भी वहाँ देखिएगा तो सबसे ज्यादा है, वहाँ बेटी या बेटा में भेदभाव नहीं किया जाता, इसलिए लिंगानुपात ज्यादा, ठीक है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ है? तो बिहार में, इसलिए यहाँ बिहार पिछड़ा राज्य के रूप में है। और यहाँ पे बेटी को उतना, मतलब सरकार प्रोत्साहन कर रहा है, लेकिन अभी भी बेटी को मान्यता उतना नहीं दिया जाता है जितना बेटा को दिया जाता है, इसलिए बिहार सबसे पिछड़ा राज्य भी है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता दर कहाँ है? तो लक्षद्वीप में। और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दर कहाँ है? तो दादर नगर हवेली। और राज्य में केरल और केंद्र शासित में लक्षद्वीप। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दर दादर नगर हवेली। और भारत का अधिक जनसंख्या वाला जिला थाने, महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला थाने, महाराष्ट्र। और कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। और अधिक जिला वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ की 75 राज्य। उसके बाद देखिएगा भारत के प्रमुख रामसर साइट, ठीक है। तो अभी वर्तमान समय में प्रमुख रामसर साइट कितना है? तो 80 है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्तमान समय में 80 रामसर साइट बढ़ ही रहा था, तो बढ़ के अभी 80 है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कौन कौन सा रामसर साइट है। बखीरा वन जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश, हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, पार्वती अलगा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिएगा भिंडवास वन जीव अभयारण्य तो हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात, थौल झील वन जीव अभयारण्य गुजरात, बाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात, नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात, तसोकर झील, बताइए आप लोग कहाँ है? तसोकर झील लद्दाख, नाम से ही इसका पता चल जाता है कहाँ। तसोकर झील लद्दाख। नंदुर मध्य पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र। कांवर ताल झील, इसको आप लोग याद रखिएगा। कांवर ताल झील कहाँ है? बिहार के बेगूसराय। क्वेश्चन पूछा जाता है कांवर ताल झील कहाँ है? तो बिहार के बेगूसराय, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड। नांगल वन्यजीव नांगल से आप लोग पता लगाइए कहाँ किस राज्य में होगा। नांगल से पंजाब। नांगल और बहुत सारे संबंधित है। नांगल डांस वहाँ कौन होता है, प्रमुख त्योहार भी वहाँ का कुछ है, इसलिए नांगल आए तो पंजाब। केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित पंजाब, ठीक है। कंजली झील पंजाब। सुंदरबन डेल्टा सब बताइए पश्चिम बंगाल, ठीक है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा। सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर। सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। चंडेटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। पॉइंट क्लिमेरे अभ्यारण्य, पॉइंट क्लिमेरे तमिलनाडु, ठीक है। पॉइंट सबसे निचली पॉइंट है, इसलिए पॉइंट क्लिमेरे आएगा तो तमिलनाडु। भीतर कनिका आएगा तो उड़ीसा, ठीक है। भीतर कनिका मैंग्रोव उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद भोज वेटलैंड, भोज आएगा तो मध्य प्रदेश। भोज वेटलैंड कहाँ है तो मध्य प्रदेश। बेमनाड आएगा तो केरल। ये सब मतलब बेमनाड फेमस है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। सस्टम कोट्टा झील कहाँ है तो केरल। अष्टमुडी झील कहाँ है तो केरल। ये सब पूछा जाता है, SSC GD में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये अष्टमुडी झील कहाँ है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। और दीपोर बिल कहाँ है तो असम में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, देख लेते हैं इसका प्रमुख तत्व जो कि परीक्षा उपयोगी है। भारत में कुल कितने रामसर साइट है 80 है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र कहाँ है तो गुजरात में। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला राज्य गुजरात। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, लेकिन सर्वाधिक गुजरात में। लेकिन भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि सुंदरबन पश्चिम बंगाल। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है तो 29 फरवरी को, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, और बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु का प्रथम सम्मेलन कहाँ किया गया था तो ईरान में किया गया था। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए प्रथम सम्मेलन कहाँ किया गया था ईरान में। कब किया गया था तो 1971 में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा भारत में रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। यानी भारत कब शामिल हुआ था रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982। भारत शामिल हुआ है इसलिए पूछ सकता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखिएगा। भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ 1982। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है तो यूनाइटेड किंगडम UK, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश यूनाइटेड किंगडम। और सबसे सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र का भारत का राज्य गुजरात, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा। देश में पूछेगा तो UK। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल तो कोबार्ग प्रायद्वीप है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल तो कोबार्ग प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो आज समान अध्ययन समाप्त हुआ, और कल का होमवर्क पेज टेलीग्राम चैनल पे चाणक्य नीति क्लासेस पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। और इस अब रेलवे समान विज्ञान का पेज नंबर 6 पूछते हैं, और कल होमवर्क रहेगा पेज नंबर 7। दोनों पेज सेम चल रहा है, इसलिए आप लोग ऐसे भी पेज का फोटो खींच कर डाला जाता है टेलीग्राम चैनल पे। और थोड़ा आज आवाज़ चेंजेस आने का कारण है, गला बजा है, इसलिए कल से फिर सही से बोल्ड आवाज़ भी आएगा और सही से दिखाया भी जाएगा, ठीक है। आज सुनिएगा, जो हार्ट टच किसका मात्रक है आवृत्ति का, ठीक है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है -40 डिग्री पर तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पैमाना मान समान हो जाता है। DNA का मूल मात्रक क्या है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स DNA का मूल मात्रक क्या है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन। ऊर्जा संरक्षण का नियम का अर्थ है ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, केवल संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है 2 पटरियों को जोड़ने के लिए, ठीक है। डॉक्टर CV रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था। ये क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है।
डॉक्टर सीवी रमन को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? 1930 में। और किस क्षेत्र के लिए मिला था? भौतिक शास्त्र के लिए। ठीक है। समुद्री मील किसकी दूरी इकाई है? तो नौवहन का। ठीक है। समुद्री मील किसकी दूरी इकाई है? नौवहन का। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। फ्रायड का संबंध किससे? सांख्यिकी से। ठीक है। फ्रायड का संबंध किससे है? सांख्यिकी से। आप लोग इसको याद रखिएगा। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में क्या प्रयोग करता है? यूरेनियम। परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चंद्र ग्रहण लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब पृथ्वी और सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल में अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। मतलब सभी रंगों की अपेक्षा नीले रंग जो है अधिक बिखेरता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? सबसे अधिक होती है। देखते होंगे जब बाइक का पीछे में भी लगा होता है रेड लाइट। बहुत सारा यातायात साधनों में, ट्रैफिक रूल में रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है। और लाल सिग्नल का मतलब है आप लोग स्टॉप हो जाइए। ठीक है। खतरा है, इसलिए याद रखिएगा स्टॉप का वार्निंग देता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किस कारण? कैसिक तत्व के कारण। पहले हम लोग के जमाना में दिया चलता था, किरासन तेल उसमें डाल देते थे और सूती वस्त्र या सूती बोरा का उसमें डाल दिया जाता था और कैसिक तत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता था और लाइट हम लोग को प्राप्त होता था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? या मृद विज्ञान, मृदा का। ठीक है। पेडोलॉजी पूछेगा आप लोग से, यानी मृद विज्ञान पूछेगा तो मृदा जब आ रहा है तो मिट्टी या मृदा। ठीक है। और पेडोलॉजी पूछेगा तो मिट्टी का। इंग्लिश में पेडोलॉजी कहा जाता है, हिंदी में मृदा विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। तो पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मिट्टी का। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का व्यंजक प्राप्त होता है बल। ठीक है। सौर जगत में बृहत्तम और क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा? बुध तथा शुक्र। शुक्र ऐसे आप लोग जानते होंगे सर्वाधिक चमकीला ग्रह, तो इसमें तीनों दिया है। ठीक है। बृहस्पति, बुध तथा शुक्र ऑप्शन के अनुसार आप लोग कर लीजिएगा। जब सौरमंडल हम लोग पढ़ रहे थे तो उस टाइम हम लोग पूरा डिटेल से पढ़े थे और याद भी होगा बहुत सारा क्वेश्चन, और नहीं भी याद होगा तो बार बार पढ़ने से ही याद होगा। समझे ना? इसलिए और देखते होंगे ज्यादातर अपने से पढ़िएगा तो समझिएगा तो और ज्यादा याद रहेगा। ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा और ग्रुप डिस्कशन से ही ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं ग्रुप डिस्कशन करना जरूरी है। उसके बाद देखिएगा, एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन से। ठीक है। और कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो हार्मोन का निर्माण जो है यकृत का कार्य नहीं है। ठीक है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, यानी श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। ठीक है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो सत्य है, श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी होता है। ठीक है। जब देखिएगा 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाव पारे का, ये सब है जो बनाने का है उसको बनाइएगा आप लोग, लेकिन फिर भी हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाव पारे का 75 सेंटीमीटर है, जिसका ताप क्रम पर दाव का दुगना होगा जब आयतन की स्थिर रखा जाए तो 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। यदि विस्थापन और बल की दिशा में हो तो क्या किया गया कार्य होगा? अधिकतम एवं धनात्मक। सब फिजिक्स का है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। फिजिक्स फाउंडेशन पढ़ने से समझ में आएगा, ऐसे कुछ नहीं आएगा। सरल आवर्त गति का आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग है तो 2πa/t। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। 1 कूलाम आवेश बराबर होता है। इक्वेशन 10 बार आ चुका है। 2×10⁻18। ठीक है। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है वह क्या है? प्रकाश के परिकिरण के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक है फैराड। ठीक है। पराश्रव ध्वनि का आवृत्ति है तो 20,000 कंपन प्रति सेकेंड के ऊपर। ठीक है। तो 20,000 कंपन प्रति सेकेंड के ऊपर 100 वाट और 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है तो 0.4 है। दाव की बीमा है
डाउ का बीमा हाँ। ml इनवर्स t इनवर्स 2। ठीक है, ml इनवर्स t इनवर्स 2। ठीक है, रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? रॉकेट तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और बढ़िया क्वेश्चन भी है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और 1 किलो घंटा बराबर कितना होता है? तो 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 1 यूनिट। ठीक है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी है चीन में धनात्मक। और रडार निकाय का प्रयोग किया जाता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए। रडार निकाय का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग का वेग है बराबर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग का वेग बराबर है। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है तो पवन का वेग मापने के लिए, यानी हवा का वेग मापने के लिए। ठीक है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा के वेग को मापने के लिए। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? तो 6.7। ठीक है, विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम? क्वेश्चन आ सकता है, जिप्सम का रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का रासायनिक नाम है। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता का यानी आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। निकट दृष्टि दोष को सुधार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। कंकेव भी इसी को बोला जाता है। तो अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष के सुधार के लिए किया जाता है। ठीक है, शरीर के अध्यक्ष के कारण दिल का दौरा पड़ता है, यानी शरीर में किसकी मात्रा बढ़ने से दिल का दौरा पड़ता है? तो कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारा दिल के दौरा पड़ेगा और हार्ट अटैक की आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से शरीर में दिल का दौरा पड़ता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है? मीथेन गैस। तो गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है? मीथेन गैस। पृथ्वी और सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में किस ऊर्जा के रूप में प्राप्त की जाती है? तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। जो पृथ्वी है सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में से ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। ईट पर गौरव नाचे ऐसा करके ट्रिक है। तो ई आया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ईट पर तो ई टो से थॉमसन हो गया। उसी तरह सब हो जाएगा प्रोटॉन दोनों इसका। हाँ ठीक है, उसी तरह आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ईट पर गौरव नाच इसका ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है? सहंती। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है ग्रेनाइट। ठीक है, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल। ठीक है, तो शोर गुण नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? तो कोलतार है। ठीक है, समान विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन व आर्गन। शीशा का बल्ब आता था 100 वाट वाला, उसमें नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरा जाता था। भविष्य का ईंधन कौन सा? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण में जिसका ऑक्सीकरण होता है तो जल का ऑक्सीकरण होता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जल का ऑक्सीकरण होता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वो पारिस्थितिकी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पूरा जो होमवर्क मतलब कल का जो है 7 पेज नंबर 7 दिया जाएगा और आज 6 पेज नंबर 6 समाप्त हुआ। तो कल का होमवर्क हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो दोनों बुक से किया जा रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और ग्रुप डिस्कशन से ही बहुत सारा फायदा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।